जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, अगर देश का पैसा है तो देश में ही। आप मुझे एक बात बताओ, बाबा रामदेव जी ने अगर इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया है तो उनसे भाई जलन क्यों है? अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो उसका पैसा देश में ही लग रहा है ना। अंबानी जी का पैसा देश में ही लग रहा है ना, अडानी जी का पैसा देश में ही लग रहा है ना। तो देश का पैसा देश के विकास के लिए खर्च हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? विदेशी कंपनियों के लोग आकर के यहाँ पर उसी कैप्सूल को 2-3 हजार रुपए का। दोस्तों नमस्कार। यूपी चुनाव आ रहा है और यूपी चुनाव के पहले तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एक संत के लिए कोई कह रहा है कि योगी जी आएंगे, कोई कह रहा है अखिलेश आएंगे, तो कोई कह रहा है यहाँ मिलीजुली सरकार होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट में नेतृत्व करने वाले और तमाम जगह पे युवाओं को प्रेरित करने वाले विनय यादव जी। उनसे सीधे बात करते हैं। विनय जी, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत आभार, और आपकी पूरे नेटवर्क और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनय जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं माहौल है, यूपी चुनाव आने वाला है, आगामी 2-4 महीने में चुनाव जो है निर्धारित हो जाएंगे, डेट आ जाएगी। एक माहौल बनाया जा रहा है। पहले किसानों के नाम पे बनाया गया कि योगी जी और मोदी सरकार किसानों के खिलाफ है और ये जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपके जेटी नेटवर्क की तरफ से और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और समस्त देशवासियों को कहना चाहता हूं कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। उसका कारण है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने जिन विकास के चौमुखी आयामों को छुआ है, वाकई में एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए नहीं, वैश्विक स्तर पर जिसकी सराहना की गई है उनके मॉडल की। और उत्तर प्रदेश जो कि एक बहुत बड़ा प्रदेश है और आसान नहीं होता है उस प्रदेश का नेतृत्व कर पाना, और मैं समझता हूं कि योगी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। आज हमारे सामने हमारी संस्कृति, हमारे युवाओं का और महिलाओं का एक बहुत बड़ा, जिस तरीके से प्राचीन कालखंड से हम लोग नेतृत्व करते आए, लेकिन बीच के जब कांग्रेस की सरकार रही तो उसमें इन लोगों ने किस तरीके से बर्बरता की, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, तो किस तरीके से भारत की सनातन पर आघात हुए, भारत की पूरी सभ्यता को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। लेकिन अगर एक सन्यासी इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? और मैं तो कहता हूं कि जब जब भारत पर संकट आया है, भारत की राज सत्ता पर संकट आया है, तब तब भारत का नेतृत्व वहां की गुरु सत्ता ने और जो है कि संन्यास परंपरा ने किया है। तो योगी आदित्यनाथ तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। और हम तो 24 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे विकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो है कि क्रियाकलाप को आप देखने को मिलेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि अभी तो आदरणीय मोदी जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को भी मैं एज ए पीएम के रूप में देखना चाहता हूं। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले लोग कहते थे, ये विपक्षी पार्टियां पूछती थी कि मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। तब मंदिर बना रहे हैं तो अब कह रहे हैं मंदिर जो है चुनावी प्लान है इनका। देखिए, चुनावी प्लान क्यों है भाई? मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं है? ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले, ये बीएसपी वाले ये हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करके वोट लूटती है, ये वो लोग कहते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब पिछले 500 वर्षों से राम मंदिर पर सियासत ये लोग करते रहे, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना, लेकिन जब बीजेपी ने जिस लड़ाई को लड़ा, जिस हिंदुत्व की विचारधारा को पोषित किया, आगे बढ़ाया, ये तो पिछले कई दशकों से राम मंदिर पर सियासत कर रहे थे। कांग्रेस वाले, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे अपोजिशन के जितने भी नेतृत्व वाले हों, अब कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। भाई क्यों नहीं है मुद्दा? क्या भगवान राम हमारे आदर्श नहीं है? क्यों भगवान राम के अस्तित्व को वहां से नकारा गया? कांग्रेसियों ने नकारा। क्यों इन्होंने कहा कि भगवान राम का मंदिर वहां पर नहीं बनना चाहिए? कितना अपमानित किया गया भगवान राम को। भगवान राम की मर्यादा के एक बहुत बड़े आदर्श हैं वो पूरे देशवासियों के लिए। और मैं समझता हूं कि आर्टिकल 370 का आपने देखा होगा किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत श्रेष्ठ काम किया, पूरे देश ने उसकी सराहना की। ये मुद्दा नहीं है।
जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी केजरीवाल भी राम मंदिर दर्शन करने गए थे और कह रहे हैं कि हम मुफ्त यात्रा देंगे, वहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त यात्रा देंगे और उनको सारी सुविधाएं देंगे। तो क्या लगता है, कुछ दिन पहले यही केजरीवाल जी कहते थे कि राम मंदिर क्यों बने, वहाँ हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, और अब हमारी नानी कहती है बेटा हॉस्पिटल काम आएगा, मंदिर काम नहीं आएगी, तो क्या कहेंगे इस पे? मना किसने किया? आप हॉस्पिटल बनवाओ ना, आप अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवाओ, बेड की सुविधाएं मुहैया कराओ, लेकिन ये कहना कि वहां पर राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बन जाता तो लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाती। भाई ये देश में जितनी जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं हम उनका सम्मान करते होना चाहिए, हम हेल्थ सेक्टर में अच्छा करें, बेहतर करें, लेकिन ये भारत भी एक संस्कृतियों की देन है, भारतीय परंपरा की देन है। ये भारत का अस्तित्व जो संपूर्ण विश्व में है वो हमारे ऋषि महर्षियों से है, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से है। उनकी मर्यादा, उनका चरित्र वो हमारे लिए एक आदर्श हैं, और उनके अस्तित्व को नकारना और ये कहना कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं होना चाहिए था, मैं समझता हूं कि ऐसे लोग देशद्रोही हैं, वो देश के साथ दगा करते हैं। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तो खदेड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। भाई योगी आदित्यनाथ इस देश का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने संपूर्ण भारतीय सनातन परंपरा को एक नया गौरव दिया है और कहा है कि सन्यास परंपरा भी इस देश का नेतृत्व कर सकती है। हजारों सन्यासियों को, हजारों साधुओं को उन्होंने गौरव दिलाया है, और सरकार किस तरीके से चलाई जाती है, वो एक शीर्ष नेतृत्व कैसे होता है, राजनेताओं को उनसे सीखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। और मैं बता दूं कि 2022 के विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। 350 के पार इस बार बीजेपी की सीटें वहां पर आएंगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, आप देख लेना। और चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे राजवर जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, आप कितना भी गठजोड़ कर लें, कितना भी बड़ा गठबंधन कर लें, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा सकते, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी हैं। अब तक जिस तरीके से 60 वर्षों में इस देश को लूटा है, उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने लूटा है, अब ऐसा नहीं होने देंगे। विनय जी, प्रियंका जी भी एक्टिव हो गए हैं यूपी चुनाव में, और आपने देखा होगा हाथरस से लेकर लखीमपुर मुद्दे पे काफ़ी वो सियासत कर रही हैं, काफ़ी जा रही हैं, काफ़ी दुख प्रकट कर रही हैं कि लखीमपुर में ये नहीं होना चाहिए, हाथरस में नहीं होना चाहिए, और यूपी के मुद्दे पे वो बोलती हैं। लेकिन राजस्थान में इतने केसेज हो रहे हैं, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ पे इतनी महंगाई है, इतनी दिक्कतें हैं, वहाँ पे जनता खुश नहीं है, तो प्रियंका जी वहाँ के मुद्दे पे बोलती हैं। प्रियंका गांधी को आप राजनेता कहते हो, राहुल गांधी को आप राजनेता कहते हो? ये सोने की चम्मच को लेकर के पैदा होने वाले लोग राजनीति करेंगे? भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा इंडिया, और इसको लीड करने के लिए एक अच्छे राजनेता की आवश्यकता होती है। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सोने की चम्मच को लेकर के पैदा होने वाले लोग, इनको आप अपना आदर्श मानते हो? इनको आप चाहते हो कि ये लोग सरकार चलाएं? अगर ऐसे लोग सरकार चलाएंगे तो ये देश पतन हो जाएगा देश का। ये लोग क्या सरकारें चलाएंगे? इनको तो कुछ नहीं आता राजनीति के बारे में, इनको 2% भी नॉलेज नहीं है। वो तो दुर्भाग्य है ऐसा देश का कि ऐसे लोग आज कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ये राजनेता नहीं है, मैं समझता हूं। इनको राजनेता कहना गलत संज्ञा देना होगी। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये भ्रष्ट राजनेता हैं। अच्छा विनय जी, जिस तरह अभी माहौल बनाया गया पिछले 1 साल से किसान आंदोलन के नाम पे, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसानों की हितैषी सरकार नहीं है, किसानों को जो तानाशाही सरकार है, और राकेश टिकैत जी लगातार मैदान पे खड़े हैं, तो ऐसे में क्या सरकार के लिए मुश्किल राह होगी, पश्चिमी यूपी खासकर? देखिए, बिल्कुल भी राह मुश्किल नहीं होगी। आप देखिए, किसान कौन परेशान है आज किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रहा है। इस किसान आंदोलन को पूरी तरीके से इसको मोहरा बना करके और योगी आदित्यनाथ जी पर प्रहार किया जा रहा है। किसान आंदोलन में फंडिंग हो रही है, कहां से फंडिंग आ रही है सब लोग जानते हैं। अपोजिशन के जो लोग हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं, और जो सच मायने में किसान है, खेती करते हैं, जो सच मायने में अच्छे किसान है देश के, वो इस किसान आंदोलन के साथ नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन का ट्रैक अब पूरी तरीके से गलत दिशा में जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जिस तरीके से आप राकेश टिकैत जी के बयान देखिएगा, राकेश टिकैत जी के जो बयान है वो पूरे राजनीति से संबंधित हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक एक पूरी परिपाटी इन लोगों ने तैयार कर दी है। और खुद जो व्यक्ति राजनीति में इन्वॉल्व हो, जो व्यक्ति राजनेताओं के साथ उठता बैठता हो, वो राकेश टिकैत कोई किसान नेता नहीं है। राकेश टिकैत को आप किसान नेता कहते हो?
राकेश टिकैत किसान चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो ये चुनाव लड़ चुके हैं और ये अपने 2024 के लोकसभा की एक सीधी अपनी जो है कि जमीन तलाश रहे हैं और इनको कोई मतलब नहीं है। इनको ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर मौका मिले राजनीति में घुसने का तो उसके लिए अपनी सियासी रोटी तैयार कर रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि 3 जो काले कानून इनको वापस ले लो, लेकिन मैं एक लॉजिकल आपसे बात करता हूं। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये जो कानून है अगर इनको सरकार वापस ले आती है तो आप मुझे ये बताओ कि किसान हित में वो कौन से कानून हो सकते हैं जो किसानों के लिए उपयोग दायी साबित हो सकते हैं। उनके आप नाम बताओ, उन पे आप चर्चा करो, उन पर आप बहस करो। एमएसपी को लेकर के आप बताओ क्या सजेशन हो सकते हैं। आप अच्छी बात करो, सरकार सुधार करेगी। भारत जो नीतियां बनाती है, जो नीति निर्माता वाले लोग हैं, आप उनको सजेशन दो। और तोमर जी ने कहा कई बार इस पर कई चर्चाएं हुई, 20 से ज्यादा बार मीटिंगें हुई और सरकार ने कहा कि आप सजेशन दो, हम सुझाव लेने वो तो कह रहे हैं राकेश जी की अडानी अंबानी की सरकार है, ये सुनती नहीं, तानाशाही है, इसको बदल देंगे हम। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश को विदेशी लोग लूटते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देश के लोग, कुछ अच्छे उद्योगपति लोग देश में अच्छा कर रहे हैं, योग गुरु बाबा रामदेव जी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, अगर देश का पैसा है तो देश में ही। आप मुझे एक बात बताओ, बाबा रामदेव जी ने अगर इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया है तो उनसे भाई जलन क्यों है? अगर वो कारोबार कर रहे हैं तो उसका पैसा देश में ही लग रहा है ना। अंबानी जी का पैसा देश में ही लग रहा है ना, अडानी जी का पैसा देश में ही लग रहा है ना। तो देश का पैसा देश के विकास के लिए खर्च हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? विदेशी कंपनियों के लोग आकर के यहां पर उसी कैप्सूल को 2-2, 3-3 हजार रुपए का बेचते हैं। एलोवेरा जेल को जो 200 रुपए किलो मिलता है भारत में, वही विदेशी कंपनियां उस पर फर्जी लोगो लगा करके, अंग्रेजी का टैग दे करके अगर यहां पर बेचती हैं तो उसको आप 2000 रुपए का खरीद लेते हो, लेकिन आप उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हो। अडानी और अंबानी पर आप प्रश्न चिन्ह लगाते थे। मैंने कहा ना कि देश की मानसिकता अब खराब हो गई है और ये जो अपोजिशन के नेता हैं, कोई राजनेता नहीं है, इनका अस्तित्व 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अखंड भारत का निर्माण हो रहा है और सदियां इस नेतृत्व को याद रखेंगी और हम एक संपूर्ण विश्व में नेतृत्व करने वाले भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। विनय जी, अगर अन्य राज्यों की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि जातियों में विभक्त हैं, बटे हुए हैं लोग। यहाँ पे लोग जाति देख के वोट करते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये यादव है, या मुस्लिम है, या दलित है। तो ऐसे में लगता है कि बीजेपी के लिए आसान रहेगा कि सबको जोड़ के आगे बढ़ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक ही नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश के शोषित, वंचित, जो दबे तख्ते के लोग थे उनको उभार करके उन तक भी विकास पहुंचे, उन तक भी रोटी कपड़ा मकान पहुंचे, इस विश्वास के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं है, वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, जातिवाद की राजनीति नहीं करते, सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति नहीं करते। वो राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, वो देश धर्म की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं। किस तरीके से भारत की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, किस तरीके से भारत चौमुखी विकास के पथ पर अग्रसर हो, किस तरीके से भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर सके, वो इन मुद्दों पर बात करते हैं। वो इन विकास के पथ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि 21वीं सदी में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और सेंटर में प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व इस देश को नहीं मिल सकता। और ये नेतृत्व हम देखना चाहते हैं। तभी अगर हिंदुत्व को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है, भारतीय जनमानस को बचाना है, तो इन 2 चेहरों को हमेशा से हमें जीवन करके रखना होगा। अगर ये 2 चेहरे हमारे हाथ से निकल गए तो हम भारत का अस्तित्व खो देंगे। आज देखो, चाइना भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे आप आतंकवादी संगठनों को देखो, आज हिम्मत होती है किसी को कि भारत को तू करके बोल जाए? अगर किसी आतंकवादी संगठन की आज हिम्मत होती है, आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा के अटैक के बाद हम लोगों ने किस तरीके से एक व्यापक स्तर पर भारत की जो सैन्य क्षमता है उसका प्रदर्शन किया। आज पूरी दुनिया लोहा मार रही है, हम किसी से कम नहीं है। लेकिन आज राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस बार भी सरकार बनेगी। और आप देखोगे बहुत जल्दी, 3 से 4 महीने का समय है और एक अच्छे नेतृत्व जिस तरीके से अब तक उन्होंने लीड किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, इस बार फिर से वो लीड करेंगे। कितनी सीट आएगी कुछ अनुमान आपका? देखिए, इस बार मैंने आपको पहले भी कहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 350 के पार जा रहे हैं। चाहे असुद्दीन ओवैसी हों, हर सीट पर जमानत जब्त होगी। राजभर जो इतने उछल कूद करके बयान दे रहे हैं, कुछ नहीं है।
अखिलेश यादव जी पहले अपनी घर की राजनीति से उबर लें। घर में आप अखिलेश जी कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा। कहने से कुछ नहीं होता भाई। अखिलेश जी, जब आप अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते हो, जब आप अपने चाचा जी का सम्मान नहीं करते हो, आप देश की जनता का क्या सम्मान करोगे? आपको कैसे देश की जनता ले आएगी? आप मुझे एक बात बताइए कि आप जिन्ना कौन था? जिन्ना ने क्या इस देश का नेतृत्व किया है? आप सरदार पटेल से आप जिन्ना की तुलना कर रहे हो? सरदार पटेल जिन्होंने भारत की तमाम रियासतों को एक करके एक अखंड गणराज्य बनाया, जिन्ना उनके पैरों की भी धूल भी नहीं है। और आप ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हो कि राष्ट्र के निर्माण में और देश के आंदोलन में, भारत को आजाद कराने में जिन्ने का हाथ है? अगर आप ऐसे बयान दोगे तो मैं समझता हूं कि आप देशद्रोही कहलाए जाओगे। आपका इस देश में कोई सम्मान नहीं होगा। आपको इस देश की जनता नकार देगी। जिन्ना कौन था? जिन्ना एक देशद्रोही था। अब योगी आदित्यनाथ जी ने, तभी हम कहते हैं कि हिंदुत्व को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। और आप ये लोग ऐसे कहते हैं कि भारत एक सेक्युलरिज्म कंट्री है। अरे उस टाइम पे हम लोग बहुत विनम्र थे। भारत की एक ऐसी संस्कृति थी जिसने पूरी दुनिया के लोगों को, शरणार्थियों को शरण दी है। लेकिन आज मैं तो कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन से उस पन्ने में जिसमें यह कहा गया है कि भारत एक सेक्युलरिस्ट कंट्री है, सेक्युलरिज्म वाला देश है। लोगों नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं कि रोहिंग्या को बुला लो, बांग्लादेशियों को भी बुला लो। हमने बहुत शरण दे दी लोगों को, हमने हमेशा से शरण दी है। लेकिन शरण देने के बाद भारत को मिला क्या? अपने ही लोगों की लाशें। कश्मीर में हमने शरण दी, कश्मीर में क्या हुआ? 10 लाख पंडितों के साथ जो कत्लेआम किया, 10 लाख पंडित जो बेघर हो गए, उन पर बोलने वाला 40 साल की राजनीति में कोई नहीं था। उस पर किसने बोला? प्रधानमंत्री जी ने। उस पर किसने बोला? अमित शाह जी ने। उस पर किसने बोला? योगी आदित्यनाथ जी ने। ये साहस कौन कर सकता है? हमें अपने देश को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने भगवान राम की मर्यादा को आगे बढ़ाना है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में उभर करके सामने आ रही है और एक अखंड गणराज्य बनेगा और बहुत अच्छी राजनीति, एक अच्छी डेमोक्रेसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेबाकी से जवाब देने के लिए विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद। जेटी न्यूज की तरफ से आपको, न्यूज का और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साक्षात्कार किया और उन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो वाकई में कहीं न कहीं आज की मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाती है। तो आपकी तमाम जेटी जो पूरी टीम है उसका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। शुक्रिया।